Good morning, students. So today we are going to start the unit income determination and the end employment. In this first topic, we have the aggregate demand and the aggregate supply. First of all, we'll go through the aggregate demand. So aggregate demand is the total demand. अगर हम कहें aggregate demand is equal to the total demand in the economy, total demand of goods and सर्विसेज है ना. इकोनॉमी में जो भी टोटल डिमांड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रीगेट डिमांड बोलते हैं. ठीक है, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. इट मींस, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल डिमांड है इट डिनोट्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर. It denotes to the total expenditure in the economy. Got it? Clear? So aggregate demand is equal to total demand of goods and services, and total demand is equal to the total expenditure in the economy. Okay. Now question arises, what are the components of this aggregate demand? कि ये जो aggregate demand है इसके components क्या क्या है? Components of aggregate demand, और इसको short में हम लिखते हैं aggregate demand को AD. Symbolically we write it AD. इसको हम AD लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है. तो what are the components of aggregate demand? Right now we discussed aggregate demand is equal to the total demand. Total demand is equal to the total expenditure. ठीक है भाई, अगर डिमांड है तो लोग पैसे खर्च करेंगे, है ना. तो उसको हम क्या कह सकते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं इकोनॉमी के अंदर. So now question arises, what are the components of the aggregate demand? तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे. एनआईए में, नेशनल इनकम यूनिट में हमारे 3 मेथड्स हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड. तो उसमें अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड देखें, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है. तो एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से हेड्स थे, अगर हम उस पर एक निगाह मारे. नंबर 1, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना. ये आप सब जानते हो ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिसाइज दिस. खूब प्रैक्टिस किया है हमने, एक्सपेंडिचर मेथड भी खूब डिटेल में समझा है. तो इन शॉर्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में हम मेनली जो एक्सपेंडिचर लेते हैं वो किसका लेते हैं? हाउस होल्ड्स का. हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल्स, है ना, जो भी इंडिविजुअल्स के एक्सपेंडिचर्स हैं. फिर हम इसमें प्लस करते थे सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है. ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है बाय गवर्नमेंट ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट जो भी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रही है उस पर गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है. ठीक है. उसके बाद इसमें थर्ड था हमारा कंपोनेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं एक तरीके से इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये हमारा हो जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हम इसे कह सकते हैं. उसके बाद इसमें था नंबर 4 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, NE जिसे हम लिखते थे. नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है. तो इसका मतलब है ये पूरा एक्सपेंडिचर है हमारा. इट मींस कि ये जो हमारा मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे इनकम मेथड है, इनकम मेथड में हम क्या करते हैं? सारी इनकम को ऐड ऑन कर देते हैं. एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं? जो भी एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी जो भी है उसको हम ऐड ऑन कर देते हैं. तो इन द सेम वे एक्सपेंडिचर मेथड के जो भी कंपोनेंट्स है,
ठीक है, जो भी हेड सम एड ऑन करते हैं, जो भी हेड सम प्लस करते हैं, ठीक है, इन सारे हेड्स को ऐड करके हमें इकोनॉमी के अंदर क्या मिलता है, टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाती है हमारी। हमें क्या मिलता है, टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाती है। क्लियर? आई होप द थिंग्स आर क्लियर, गॉट इट? तो क्वेश्चन अराइजेस हियर कि अब अगर हम यहाँ अग्रीगेट डिमांड के एक्सपेंडिचर्स कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं सी। सी मीन्स कंजम्पशन बाय द हाउसहोल्ड्स इंडिविजुअल्स। सी प्लस आई, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस जी, इसको मैं प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो सी डिनोट कर रहा है आपके कंजम्पशन को। ठीक है, सी डिनोट्स टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया ये हमारा। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स जो कि हाउस होल्ड्स कर रहे हैं या इंडिविजुअल्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो कि कैपिटल गुड्स पर हम खर्चा कर रहे हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, फर्म्स हैं, ठीक है, ये सब जो है किस पर खर्चा कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स पर, जैसे मशीन्स हो गई, प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो सी प्लस आई, जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट जो है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी कुछ गवर्नमेंट का खर्चा है, और एक्स माइनस एम हो गया एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो हमारे नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, तो दीज आर दी, अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो दीज आर दी 4 कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पर एक हमारे एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जे एम कीन्स, जॉन मेनर्ड कीन्स। ठीक है, तो जो प्रोफेसर कीन्स थे, प्रोफेसर कीन्स ने क्या बोला कि भाई अग्रीगेट डिमांड, ठीक है, उन्होंने कहा कि इन स्टैंडर्ड 12th, मतलब ये जो हमारा अग्रीगेट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा ये जो हमारा चैप्टर है, ये एक हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो थ्योरी प्रोपाउंड की थी एग्रीगेट डिमांड की, उन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड की है, और उन्होंने उसमें मेनली प्रैक्टिकली उन्होंने कहा है 2 कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट, सी प्लस आई, दो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इन आर सिलेबस, अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, स्टैंडर्ड 12th की बात करें, तो प्रोफेसर कीन्स का कहना ये था कि भाई इन स्टैंडर्ड 12th स्टूडेंट्स के लिए एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जानना या इसको डेप्थ में समझना ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि आप उन्हें 4 कंपोनेंट्स जो है समझाने की कोशिश करें स्टैंडर्ड 12th में। ठीक है, तो एज पर द सिलेबस ऑफ सीबीएसई, और इसमें हम सिर्फ पढ़ते हैं अपने सिलेबस में क्लास 12th में, जो थोरोली हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई ओनली, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस सारे रेफरेंस में अब हम एग्रीगेट डिमांड को आगे समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड एज ऑल ऑफ अस कुड सी कि इसके क्या है बेटा, 2 कंपोनेंट्स हमारे सामने है। एक हो गया सी, सी को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ विल अंडरस्टैंड बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स इन डिटेल। अब
पहले हम इन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेटली डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो नाउ वी कम ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं इसको यहां लिख लेती हूँ, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब ये हमारे चैप्टर का पार्ट है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। तो अब ये जो सी प्लस आई है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना है सी को। सी ये हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से। दिस इज डिनोटेड बाय सी। तो यहां पर सी को अब अगर हमें सिंबलिकली लिखना है, तो देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वन थिंग इज इंपॉर्टेंट कि जिसकी जितनी इनकम है उतना ही उसका खर्चा है, उतना ही उसका कंजम्पशन। हम इकोनॉमिक्स में ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी की इनकम 100 है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो उसका कंजम्पशन होगा इक्वल टू 100 ही होना चाहिए, 100 रुपीज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी की इनकम रुपीज 1000 है तो मैक्सिमम उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू रुपीज 1000, है ना। उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितनी इनकम है इज इक्वल टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उतना ही कोई पर्सन, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड जो है उतना ही एक्सपेंडिचर कर सकता है, या उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसका हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सी है, सी को हम सिंबलिकली अगर हम लिखेंगे तो सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। सी क्या है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स वाई, वाई ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि वाई से हम इकोनॉमिक्स में क्या डिनोट करते हैं, इनकम डिनोट करते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर द फंक्शन। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई जितनी इनकम है, कोई किसी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू दैट इनकम, उसकी इनकम के इक्विवेलेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या, तो फिर अगर हमें सिंबलिकली लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू एफ वाई। तो कंजम्पशन क्या है, फंक्शन ऑफ इनकम है। इसका मतलब है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या डिपिक्ट करता है कि हम अपनी इनकम का कितना पोर्शन हम अपने कंजम्पशन पर खर्च कर रहे हैं, या हम अपनी इनकम में से, जितनी हमारी इनकम है, हम उस इनकम में से कितना खर्चा कर रहे हैं अपने कंजम्पशन में, ठीक है। हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है आउट ऑफ आवर इनकम, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलो अब एक शेड्यूल बनाते हैं और इस शेड्यूल से हम थोड़ा सा चीजों को समझेंगे। इसमें इधर मैं लिख लेती हूँ इनकम, और ये हो गई आपकी सी, कंजम्पशन। अब सपोज यहाँ हम मानकर चलते हैं कि भाई किसी भी कोई एक पर्सन है और उस पर्सन की जो इनकम है वो है जीरो इनकम है, पर उसका कंजम्पशन आ रहा है 60, ठीक है। 100 इनकम है, कंजम्पशन है 130। 200 इनकम है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 200। 300 इनकम है, कंजम्पशन हो जाएगा 270। 400 इनकम है तो कंजम्पशन हो जाएगा 340। ऐसे ही आप करके 500 600 तक आप बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि अभी तो मैडम ने कहा कि भाई जो मैक्सिमम खर्चा है किसी भी पर्सन का वो होगा उसके इक्विवेलेंट टू इनकम। तो फिर ये क्या है, इनकम तो जीरो है, लेकिन मैंने खर्चा कितना दिखा दिया कि भाई उस पर्सन का खर्चा कितना है, 60 है। तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्या है, इम्पोर्टेंट। इस पर एक 1 मार्कर का क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन की वैल्यू मैं आपको दिखा रही हूँ 60। देखो होता क्या है, जैसे आप लोग हैं, अगर हम आपका ही एग्जाम्पल लें, आप लोगों का भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पेरेंट्स का है, आपका नहीं है, ठीक है। आपकी इनकम क्या है, जीरो है। तो क्या आप खाना नहीं खा रहे, क्या आप घर में नहीं रह रहे हैं, या आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई का खर्चा नहीं है,
आपका इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो आपकी इनकम जीरो होने के बावजूद भी क्या है, आपका कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, ठीक है। मीन्स आप खर्चा कर रहे हैं, जबकि आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपको इनकम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, आप नहीं अर्न कर रहे हैं, ठीक है। चलो पेरेंट उस एज लेवल पे भी बात करते हैं, कोई भी एडल्ट है अगर उसकी कोई इनकम नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खाना नहीं खाएगा, है ना। जो एक बेसिक नेसेसिटीज है, वो अगर पर्सन की इनकम जीरो भी है तब भी वो एनी हाउ अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैनेज करता है, मतलब उसका कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि इनकम अगर जीरो है तो उसका कंजम्पशन भी जीरो है, ऐसा हम नहीं कह सकते। दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट कि भाई इनकम नहीं है तो कंजम्पशन भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी अगर हमारी इनकम जीरो होगी तब भी हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं हम उसे फुलफिल करेंगे ही करेंगे किसी भी कंडीशन। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि फिर ये जो कंजम्पशन होगा ये होगा कैसे, इनकम तो है नहीं पर्सन की, इनकम जीरो है, ठीक है। तो पहली चीज, दो बातें आपको यहाँ पर समझनी है। पहली चीज, जीरो इनकम पर कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, और जब जीरो इनकम पर कंजम्पशन जीरो नहीं होता है तो इस तरह का जो कंजम्पशन होता है, इस तरह के कंजम्पशन को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये कहलाता है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसे हम डिनोट करते हैं सी बार से बेटा, सी बार, इट इज डिनोटेड बाय सी बार। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये मैनेज कहां से हुआ, ठीक है। तो ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये हमेशा और हमेशा कोई भी कंज्यूमर मैनेज करता है अपनी पास्ट सेविंग से, जो उसने पहले से सेविंग्स की हुई है, कभी उसकी इनकम हुई होगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी पास्ट सेविंग्स से हमेशा इस ऑटोनॉमस कंजम्पशन को वो मैनेज करता है। पहली ये दो बातें याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन मार्कर कई बार आता है इसमें से। पहली चीज, कंजम्पशन कभी भी जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा। सेकेंडली, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होता है उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इट इज डिनोटेड बाय सी बार, उसे हम सी बार से डिनोट करते हैं। सेकेंडली, जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है दैट इज मैनेज्ड फ्रॉम दी पास्ट सेविंग्स, और उसे हम मैनेज करके चलते हैं अपनी पास्ट सेविंग्स से, ठीक है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। सेकेंडली, एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पर वी हैव सीन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर मैंने 60 की वैल्यू ली है, ठीक है। उसके बाद जब इनकम इंक्रीज हुई, जब पर्सन की इनकम होनी शुरू हुई तो 100, जब इनकम 100 हो गई तो 100 पर ये जो कंजम्पशन था ये बढ़ के प्लस 70 हो गया, मतलब ये इसका रेट है कि ये कंजम्पशन किस रेट पे बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो इनकम 200 हुई, देन अगेन ये कंजम्पशन बढ़ के क्या हो गया, +70, देन इनकम बढ़ी, फिर क्या हुआ, +70। तो इसका मतलब है नेक्स्ट थिंग कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो कंजम्पशन बढ़ने का ये जो रेट होगा, किस रेट पर बढ़ेगी, ठीक है, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब जरूरी नहीं है कि आप 70 लें, आप 60 का गैप ले सकते हैं, आप 50 का ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस एक चीज आप याद रखिएगा, आप इस तरीके से रेट चूज करें, चाहे आप 50 करें, 40 करें, आप 40 का गैप भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि कोई एक लेवल ऐसा आ जाए, कोई भी रेट आप चूज करें जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। ये हम आगे समझेंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि आप शेड्यूल आपको रटना नहीं है, ठीक है। ये जो आप ऊपर डिजिट्स लेंगे, ठीक है, इससे ये जो आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हुए दिखाएंगे वो रेट आप कांस्टेंट रखेंगे, वो रेट कोई सी भी हो सकती है, 40 ले सकते हैं आप, 50 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, ठीक है, एज यू विश।
क्लियर? बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इस तरीके से रेट आपको चूज करना है कि एक लेवल ऐसा आ जाए जहां पर इनकम एंड कंजम्पशन दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो these are the next thing कि whenever the income increases consumption also increases with an increase in income, बट लेकिन उसका जो रेट होता है कंजम्पशन इंक्रीज होने का, वो रेट कैसा रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसको हम बाई डायग्राम देखेंगे। इसका डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझिए, है ना, क्योंकि मार्क्स हैं, कर्व्स के मार्क्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और कर्व्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते भी जरूर हैं। ये इतना समझ में आ गया? ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ये शेड्यूल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बाय द कर्व्स। कर्व्स के थ्रू हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसे कर्व्स में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, हमने क्या किया, सीधे ओ वाई एक्स एक्सिस लिए हमने। ठीक है, ओ वाई एक्स एक्सिस। चलो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे तक ले लेती हूँ, ठीक है, तब हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस ओ, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ओ वाई एक्स एक्सिस हो गया हमारा। इस पर हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर इनकम। हम इनकम को कई बार आउटपुट भी लिख सकते हैं, वैसे आगे अभी जब हम चलेंगे तो इनकम कैन बी इनकम स्लैश आउटपुट आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, और इधर वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे कंजम्पशन। वाई एक्सिस पर क्या आ गया हमारा, कंजम्पशन आ गया। आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो नाउ कंजम्पशन का जो कर्व है, देखो दिस इज द जीरो लेवल, इसे हम जीरो मानकर चलते हैं। ठीक है, जीरो इनकम है। अब इन द शेड्यूल ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस की एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम जो कंजम्पशन है वो जीरो नहीं है। तो जो हमारा कंजम्पशन कर्व है, वी कैन नॉट बिगिन फ्रॉम द जीरो ओरिजिन। ओ ओरिजिन से जो है हम अपने कर्व को स्टार्ट नहीं कर सकते, कंजम्पशन कर्व को। ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, सपोज हम मानकर चलते हैं ये है 60, हमारी जो वैल्यू थी 60 थी। कंजम्पशन कितना है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, 60 है। तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से, 60 से। ये आपका कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब है कि ये जो जीरो से लेकर 60 तक की वैल्यू है, ये क्या कहलाएगी, ये जो स्पेस है ये कहलाएगा सी बार। सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सी बार बोलेंगे, मीन्स इट्स इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और कंजम्पशन कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कभी भी फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगा, इट विल बी फ्रॉम अबव द ओरिजिन। ठीक है, ये हमेशा अबव द ओरिजिन रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं रह सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा अबव द ओरिजिन, इसका कंजम्पशन कर्व का अबव ओरिजिन, इसको आप ध्यान रखना बेटा। ये कभी भी फ्रॉम द ओरिजिन नहीं बनेगा, कभी भी जीरो से नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो तीन चीजें हमारे सामने आई। पहली चीज, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं रहेगा। सेकेंडली, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो भी हमारा कंजम्पशन रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है कंजम्पशन फंक्शन इज ऑलवेज लीनियर। कंजम्पशन फंक्शन इज ऑलवेज लीनियर। जरा इस लीनियर वर्ड का मीनिंग प्लीज समझ लीजिए, क्योंकि ये लीनियर वर्ड कई बार आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चंस में आ जाता है और बच्चे घूम जाते हैं लीनियर क्या है। लीनियर वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, मींस कि उसमें कोई चेंज नहीं है। लीनियर का मतलब हो गया कि एट दी कांस्टेंट रेट।
ठीक है, मीन्स अगर उसमें कोई भी चेंज आ रहा है तो वो एक कांस्टेंट रेट पर आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे शेड्यूल देखा था कि 0 लेवल ऑफ इनकम है, फिर 100 हुई, 200 हुई, तो उससे कंजम्पशन तो इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन इनकम, लेकिन वो जो इंक्रीज इन कंजम्पशन है वो किस रेट पर हो रहा है? कांस्टेंट रेट पर हो रहा है, एट दी कांस्टेंट रेट। सब में +70 +70 +70 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्लियर? it means consumption increases with an increase in the income, लेकिन वो जो इंक्रीज होता है वो किस पर होगा? एट दी कांस्टेंट रेट। वो क्या होगा? हमेशा एक कांस्टेंट रेट पर ही इंक्रीज करेगा। क्लियर? उसमें ना कोई इंक्रीज होगा ना कोई डिक्रीज होगा, कांस्टेंट है, लीनियर है। तो ये 2-3 थिंग्स आपको याद रखनी है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जैसे सी मैंने आपसे बोला कि C इज इक्वल टू FY, हम क्या कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दिस इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कि भाई इनकम का फंक्शन है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। अब आप सोचोगे ये क्या नई चीज आ गई? देखो, कंजम्पशन C इज इक्वल टू, आपको यही इक्वेशन ध्यान रखनी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसी इक्वेशन से उसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये क्या है इसको समझते हैं। C बार सबको समझ में आ रहा होगा। C बार क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मीन्स कि जो हमारा 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो हमारे कंजम्पशन की वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं? C बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, प्लस BY। देखो Y सबको समझ में आ रहा होगा, Y तो होगी इनकम। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि भाई Y इनकम होगी। अब ये B क्या है? B एक्चुअली ये जो स्लोप है ना बेटा, दिस इज, ये स्लोप जो कि एक कांस्टेंट लीनियर है। ठीक है, जो एक कांस्टेंट रेट पर ही इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसे हम डिनोट करते हैं बाई बी। बी हो गया स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। इसकी जो भी वैल्यू आपको दी हुई होगी कंजम्पशन कर्व, अभी हम इसे आगे और डिटेल में समझेंगे। तो जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है इसे बस आप यहाँ पर एक वर्ड याद रखिए, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये अभी आगे इसका रेफरेंस आएगा, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ इसको नहीं समझाऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि मैथमेटिकली अगर हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है तो विल डू C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। ठीक है, B क्या है? स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व है, लीनियर रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इनकम क्या है? इनकम Y डिनोट्स टू इनकम, C बार हो गया आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका वन कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पर। 2 कंपोनेंट्स है ना, सी हमारा कवर हो गया। नाउ वील सी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? सेकंड है, सेकंड कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई, मैं इसको शॉर्ट में आई लिख रही हूं, आप समझ जाइएगा। आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा, अब जो इन्वेस्टमेंट होता है, हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा, गवर्नमेंट बजट वगैरह सब पढ़ा, तो जो एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हमेशा इफेक्ट करता है, जैसे कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का। इसी तरीके से जो आपका इन्वेस्टमेंट है, हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। अब ये क्या है? फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? फंक्शन ऑफ आर है। तो यहाँ पर आर क्या है? ठीक है, तो आर यहाँ पर डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। क्यों? चलो एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज बैंक है, ठीक है,
आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बिजनेस डालना है, कोई फर्म लगानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, आप क्या चाहते हो, बैंक से लोन लेना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, आपको बैंक से लोन लेना है। तो व्हेन यू हैव टू टेक दिस लोन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी निगाह होगी वो होगी आर पर, कि भाई आर कितना है, मुझे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा वापस देना होगा, तभी तो आप पैसे लोगे, तभी तो आप लोन लोगे बैंक से। नाउ सपोज अब ये जो आर है ये है 20%, बहुत ज्यादा है भैया ये, दिस इज टू मच। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको क्या है, लोन मिलेगा। तो आप क्या करोगे, आप अपना आइडिया ड्रॉप कर दोगे, आप लोन ही नहीं लोगे, नहीं भैया मुझे नहीं लेना है, जितना मैं लूंगा नहीं उतना तो डबल मुझे चुकाना पड़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई है, ठीक है। तो क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, और जो आई था वो डाउन हो गया, मीन्स इन्वेस्टमेंट, जब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक तो कौन लोन लेगा, कोई भी नहीं लेगा, लोग बैठ जाएंगे। अब जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो इन्वेस्ट क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो इन द सेम वे यू कम टू नो कि ये जो 20% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, आरबीआई ने क्या किया है, अब इसको कम कर दिया है, अब ये मिल रहा है केवल 12%, मैनेजेबल है फिर भी, है ना, इतना बुरा नहीं है अगर मुझे कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही है तो चलो भाई इतना बुरा नहीं है, लिया जा सकता है, और कम हो जाएगा और अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हुआ और इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा इकोनॉमी के अंदर। गॉट माय पॉइंट, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे डिमांड में प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, प्राइस बढ़े डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हुए डिमांड बढ़ गई। इन द सेम वे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे जब उनके पास पैसे ही नहीं आएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। गॉट इट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर। अब यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू काइंड्स, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के टू काइंड्स होते हैं बेटा, टू काइंड्स। अब ये टू काइंड्स क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है वो टू टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये टू काइंड्स कौन से हैं। एक इन्वेस्टमेंट होता है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक हुआ इंड्यूस्ड, और एक हो गया ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि धीरू भाई अंबानी जी करते हैं। अंबानी, रिलायंस ग्रुप हो गया आपका, बिरला ग्रुप्स हो गए आपके, है ना, ये सब जो हैं, टाटा ग्रुप हो गए। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जो कि प्राइवेट पीपल है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है, या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट और द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये हमेशा, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग, प्राइवेट सेक्टर में केवल ये हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ एक चीज क्लियर है कि इनका जो इंटेंशन है हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग है, ये सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे,
सोशल वेलफेयर के लिए नहीं करेंगे, अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, मीन्स सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर उससे इनकम इंक्रीज हो रही है तो इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। मीन्स इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट चेंजेस विद दैट ऑफ द चेंज इन द इनकम। ठीक है, और ये हमेशा किसके लिए होता है, केवल प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, एक छोटा सा कर्व मैं इसका बना रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह का डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप के केस में हमेशा कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। मींस रेट ऑफ इनकम बढ़ी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। ठीक है, इनकम इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ आप बाई लिख लीजिए, यहाँ आप आई लिख लीजिए। भाई इनकम बढ़ी तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। इनकम कम हुई तो इन्वेस्टमेंट भी इनकम कम हुई तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हुआ, कम हो गया। तो इस तरह का जो कर्व होता है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन पर। सेकंड है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब ये जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है ये होता है हमेशा गवर्नमेंट के, ये हमेशा गवर्नमेंट करती है बेटा, ध्यान रखना, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बाय दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्यों करती है, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे इनकम बढ़े या कम हो, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना गवर्नमेंट ने अपनी प्लानिंग में डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, ये हो गई इनकम और ये हो गया आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ये इनकम चाहे कम हो गवर्नमेंट की, चाहे इनकम ज्यादा हो, उससे इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने का ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट ने जितना प्लान कर लिया है कि हाँ इतना इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, तो गवर्नमेंट उतना इन्वेस्टमेंट जो है वो करेगी। ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पर भी कीन्स ने क्या बोला इस चैप्टर में कि भाई हमेशा हमें आगे जो भी कुछ डिस्कस करना है, आगे इस चैप्टर में, एग्रीगेट डिमांड चैप्टर जो स्टैंडर्ड 12th में है, इसमें आगे जब भी हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो उससे हमारा मतलब क्या होगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है क्या, बाकी कॉन्सेप्ट या आगे इसमें थॉरोली या डेप्थ एनालिसिस वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिर्फ आपको पता होना जरूरी था कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि भाई यही छोड़ दो और बस आगे जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की जो है डिस्कस किया जाएगा। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे अपने आगे सिलेबस में, इस यूनिट में, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की। अगर वहां पर आपसे स्पेसिफिकली पूछा नहीं गया है व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर। अब हम इसका भी एक शेड्यूल देख लेते हैं। अब हम शेड्यूल बना रहे हैं एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, एक एग्रीगेट डिमांड का अब हम क्या कर रहे हैं, एक शेड्यूल बनाएंगे। अब हम एग्रीगेट डिमांड को देखेंगे थोड़ा सा इन द कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो आ गई इनकम, ये हो गया कंजम्पशन, यहाँ आ गया आई, और बताओ अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ए डी, और ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। गॉट माई पॉइंट, वाई हो गई, सी हो गई, आई हो गई, और ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई हो गई। ठीक है, फटाफट से हम उस शेड्यूल पर वापस जाते हैं जो हमने पहले बनाया था। 0, 60 था इस पे, 100, 130, 200, 200, 300,
270, 400 and 340. आई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जितना हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन रखेंगे उतनी ही वैल्यू हम आई की रखेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि उससे फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखने की है थोड़ा सा, कि जो वैल्यू हमारे इस ऑटोनॉमस कंजम्पशन की रहेगी वो ही सेम वैल्यू आपको इन्वेस्टमेंट की रखनी है, सो दैट कि जब हम कर्व्स ड्रॉ करेंगे तो हमें कर्व्स ड्रॉ करना इजी रहेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कैसा है, हमारी सिलेबस में क्या है, केवल ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा 60, 60, 60 एंड 60 एंड सो ऑन एज यू विश। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे एग्रीगेट डिमांड की, है ना। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई है। तो ये क्या हो गया, सी प्लस आई 120, 190, 260, 330 and 470. 640, 6410, 400, सॉरी ये हो गया आपका 400 एंड सो ऑन। ठीक है, आप आगे 500, 600 तक आप कर सकते हो। गॉट इट। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे बेटा कि यहाँ तो हमने देखा था कि हमने +70 किया था कि जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रहा है। इनकम इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रहा है। एंड यू विल ऑब्जर्व कि अब अगर हम इसे देखें तो क्या ये भी +70 नहीं है, दिस इज ऑल्सो +70, +70। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंजम्पशन है जो कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड भी उसी कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होगा। हैव यू गेट इट? ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, उसी कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होगा जिस कांस्टेंट रेट पर कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा था जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। एनी प्रॉब्लम? तो एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस एट द कांस्टेंट रेट, या हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी दैट इज ऑल्सो द लीनियर, उसमें भी कहीं कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका कर्व हम एक बार समझेंगे एग्रीगेट डिमांड का। अब इसका कर्व देख लेते हैं। इन द कर्व आई होप कि कंजम्पशन कर्व आपको बनाना आ गया, आपको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व बनाना आ गया है ना। ये देखो सीधे सीधे फटाफट इसका एक छोटा सा कर्व बनाते हैं। ओ वाई एक्स एक्सिस, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 60 पर। ठीक है, ये आपका कंजम्पशन कर्व हो गया। ठीक है, दिस इज द कंजम्पशन कर्व। गॉट माई पॉइंट? अब यहां पर एक मिनट, जस्ट वेट बेटा। जस्ट वेट फॉर 2 seconds। ठीक है, ओके। तो ये कंजम्पशन कर्व हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम इसे बोलेंगे जीरो लेवल पर। देखो इसीलिए हमने बोला था कि जो आप उसकी वैल्यू रखेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन की, वो ही सेम वैल्यू आप इन्वेस्टमेंट की रख लीजिए। ठीक है, सो दैट कि जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व जो है आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। इसको स्ट्रेट खींचना बेटा, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को। ये हो गया आई। गॉट इट? अब हमें कर्व किसका ड्रॉ करना रह गया है, किसका कर्व ड्रॉ करेंगे अब हम, एडी का। अब देखो यहाँ वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन दिखा लिया। ठीक है, ये शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा। हमने इन्वेस्टमेंट वी हैव शोन हियर एंड नाउ एग्रीगेट डिमांड। अब ये 3 कर्व्स हमें वाई एक्सिस पर दिखाने हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, इनकम। इनकम को हम कई बार आउटपुट भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट आउटपुट ऑल्सो टू इनकम हियर।
तो नाउ एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट कितना था 60, एक बार जरा अपने शेड्यूल में देखिए, एंड देन कंजम्पशन कितना है 60 है, और एडी कितना है जीरो लेवल पर, दिस वाज 120। तो क्या अग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा जीरो से शुरू हो पाएगा? नॉट एट ऑल, क्योंकि अग्रीगेट डिमांड भी क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी क्या है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो एडी कर्व है हमारा, ये हमारा कहां से शुरू होगा, 120 से, ये हो गया हमारा एडी कर्व। ये देखो सीधे एडी के पास पहुंचाएगी, ठीक है, दिस इज द एडी कर्व। अब यहां पर आप एक चीज नोट कर पा रहे होगे कि जो हमारा एडी कर्व है, ये जो गैप है हमारे दोनों के बीच का, दिस इज कांस्टेंट, मतलब इक्वल है, पैरेलल टू ईच अदर है ये, ठीक है। एडी कर्व क्या है, पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व है, ये वाला कर्व क्या है हमारा, पैरेलल है। तो अब इसका क्या रीजन है कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, दिस इज पैरेलल टू द कंजम्पशन कर्व, ये कंजम्पशन कर्व के लिए क्या है, पैरेलल है बिल्कुल। उसका रीजन क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। रीजन क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये कैसा है, कांस्टेंट है, लीनियर है, और हमारा जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट रेट पर है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस कि जो एग्रीगेट डिमांड है एंड कंजम्पशन कर्व है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ ये जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया से हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। दैट्स व्हाई व्हाट वुड हैपन कि ये दोनों कर्व क्या है, कंजम्पशन कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व, बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर? गॉट द पॉइंट? आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड देन विल सी यू टुमारो। और ये आई जस्ट अपलोड इट ऑन यूट्यूब। ये आपका हो गया इनकम डिटर्मिनेशन का पार्ट 1। मैं इसको पार्ट 1 करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आप लोग इसको प्लीज गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, एंड इन द नेक्स्ट part 2 will cover the aggregate supply.